नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छाद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कृपया मैंने कुछ मैसेज डाला है ग्रुप में, वो आप लोग एक बार देख लीजिए मेरे लेक्चर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। माधव निदान का लेक्चर जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। माधव निदान में हमने गलगंड, ग्रंथि, अपची, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से श्लीपद रोग, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो श्लीपद रोग के हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। मैंने लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो आप लोग एक बार ग्रुप में मेरे जो लेक्चर का जो टाइम है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए श्लीपद पढ़ते हैं। तो श्लीपद क्या रोग होता है? इसमें ऐसा बताते हैं कि श्लीपद रोग जो है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 29 चैप्टर में 19 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया है कि धीर शनहि शनहि घनम शोफम श्लीपद तत्प्रचक्षते, या फिर शिलावत पदम श्लीपदम, मतलब धीरे धीरे अति कठिन घन ऐसे स्वरूप का शोथ पैरों में हो जाता है। इतना बड़ा पैर में शोथ हो जाता है, पैर पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है। इस लक्षण और व्याधि को श्लीपद कहते हैं। तो इसको एलिफेंटाइटिस ऐसा भी बोलते हैं, फाइलेरिसिस ऐसा भी बोलते हैं। हाथी पांव जैसा हो जाता है और पत्थर की तरह हो जाता है। तो श्लीपद एक पारिभाषिक संज्ञा है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ कहना असंभव है, ऐसा एगारदास ने कहा है। परंतु मधुकोश टीका में पैर पत्थर जैसा भारी हो जाता है, शिलावत पदम श्लीपदम, ऐसे श्लीपद की व्युत्पत्ति बताई है जो सार्थ है। अब यहाँ पे जो श्लोक है ये देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अपने ग्रंथ हैं जो हर चीज बताते हैं। जितना आप लोग माधव निदान पढ़ेंगे उतना अपना व्याधि का डायग्नोसिस करना अच्छा जाएगा। श्लीपद के निदान का श्लोक, पहला श्लोक ये है, यह सज्वरो वंक्षणजो वृषार्देहि शोथो निर्णम पादगतः क्रमेण तत्शलीपदम स्यात् कर कर्ण नेत्र शिश्नोष्ट नासा स्वपि केचिदाहु। मतलब ज्वर और अत्यंत पीड़ा के साथ जांग और लिंगेंद्रिय की संधि में शोथ हो जाता है। जांग में भी हो रहा है, थाई एरिया में भी हो रहा है, और जो अपने स्कॉटल रीजन है वहां के संधि में स्वेलिंग हो रहा है उसके नीचे, वह क्रम से धीरे धीरे पैर में उतर जाता है, उसे श्लीपद कहते हैं। कुछ वैद्यों ने हाथ में, कान में, आंख में, लिंगेंद्रिय में, होंठ में और नाक में भी श्लीपद की उत्पत्ति कहा है। एक हमारे सर ने बताया था, एक पेशेंट को पूरा स्क्वाटम एरिया इतना बड़ा हो गया था जैसे लग रहा था कि वो 500 किलो का हो गया है, पत्थर की तरह। तो वो भी श्लीपद ही था, हमारे सर ने दिखाया था। तो यहाँ पे ज्वर भी होता है और पेन भी हो रहा है और बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। श्लीपद मतलब शिलावत,
शिलावत पदम, श्लीपदम, ऐसा बताया है। टीकाकार क्या बोलते हैं इस पर हम लोग देखते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, उत्सेद साधम्यात अर्बुदेन सह कफ संबंधात व्यभिचार सात्म्याच्च श्लीपद निदानम तस्य संप्राप्तिम आह ये इत्यादि मंक्षणवस्थान मेवास्य पूर्वम क्रमेण इति शनैः शनैः तच्छ्लीपदम स्यादित्यनेन निरुपाधिर्देयं संगेति दर्शयति अन्ये शिलावत पदम श्लीपदम इति वदन्ति नैरुक्तेन च विधिना साधुत्वम कर कर्णाधिगत श्लीपदानां यथोक्तम अप्राप्य भावन केचिद आहुरीति परमते नोक्ति। इसका मतलब यह है कि शोध का गलगंड की तरह उत्सेद और विशेष प्रकार का शोध होता है, अर्बुद आदि के समान इसमें भी कफ का अव्यभिचारी संबंध होने से गलगंड के पश्चात यह स्वर, यह सजर इत्यादि पद से श्लीपद रोग का निदान लिखते हैं। सर्वप्रथम श्लीपद की संप्राप्ति लिखते हैं यह इत्यादि से, यह सजरों से। वंक्षण से उत्पन्न होना ही अन्य रोगों से विशेष का पूर्व रूप होता है। द ग्रॉइन एरिया जो रहता है वहां से शुरू होता है, पूर्व रूप रहता है। क्रमेण अर्थात शनैः शनैः धीरे धीरे तश्लीपदम स्यात् इत्यादि पद से श्लीपद की उपाधि संज्ञा का बोध होता है। इस रोग में पांच शिला की तरह पांव जो है वो शिला की तरह पत्थर की तरह हो जाता है, इसलिए इसको श्लीपद कहते हैं, ऐसे अन्य आचार्यों का मत है। नैरुक्ति विधि से यह अर्थ बहुत अत्यंत सुंदर है, अर्थात शब्द विन्यास और अर्थ विन्यास के क्रमानुसार यह निरुक्ति बहुत ठीक घटती है। हाथ कान आदि में होने वाले श्लीपदों की संप्राप्ति का यहाँ विशेष उल्लेख न होने से केचिदाहु इत्यादि पद से यह अन्य आचार्यों का मत है, यह इस बात का निर्णय होता है। जो ज्वर युक्त शोथ वंश मनुष्यों की वंक्षण संधि में उत्पन्न होकर ग्रॉइन एरिया से शुरू होकर अत्यंत पीड़ा करता हुआ क्रमशः पांवों की ओर बढ़ता है उसे श्लीपद कहते हैं। इसमें पांव शिला की तरह भारी होता है, इसके लिए भी इसे इस रोग को श्लीपद कहते हैं। यह श्लीपद पांव के अतिरिक्त कान, नेत्र, शिश्न, ओष्ठ और नाक में भी हो जाता है, ऐसा आचार्यों का मत है। नाक में भी होता है, होठों पे भी होता है, मतलब वो भी शिला की तरह बहुत बड़े ऐसे दिखते हैं, है ना। पांव और घुटनों से नीचे टांग है हाथी की टांग की तरह हो जाती है, हाथी पांव जैसा। अब क्रमशः दोषानुसार उनके लक्षण लिखते हैं। वातश्लिपद वर्ण में काला, स्पर्श में रुक्ष, फटा हुआ तथा अत्यंत पीड़ा युक्त होता है। इसमें बिना ही किसी कारण विशेष के पीड़ाएं उठती रहती हैं और एवं प्रायः ज्वर हो जाया करता है। ठीक है, तो अब वातज पित्तज कफज के भी लक्षण देख लेते हैं। इसमें वातज के लक्षण बता रहे हैं। वातजम कृष्ण रुक्षम च स्फुटितम तीव्र वेदनम अनिमित्त रुजम तस्य बहुशो ज्वर एव च। पित्त श्लीपद के लक्षण है। पित्तजम पित्त संकाशम दाह ज्वर युतम मृदु। श्लेष्म श्रीपद के लक्षण क्या है। श्लेष्मिकम स्निग्ध वर्णम च श्वेतम पांडु गुरु स्थिरम। वातज श्लीपद काला और रुक्ष होता है, त्वचा फटती है, तीव्र वेदना होती है, अकारण पीड़ा होती है और प्रायः ज्वर आता है। पित्त श्लीपद कुछ पीले रंग का और कुछ कोमल होता है, रोगी को दाह और ज्वर होता है। कफ श्लीपद चिकना, श्वेत या पांडु वर्ण, भारिया और स्थिर होता है। टिप्पणी में क्या लिखा है कि सामान्यतः श्लीपद में शोथ पैरों से बढ़कर गालों तक पहुंचता है। सूजन इतनी बढ़ती है कि पैर हाथी के पैर के समान हो जाता है। दुर्गंध युक्त स्राव भी होने लगता है। हाथ आदि अन्य अंगों में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन होता है, वहां पर भी होता है हाथ वगैरह में। तो यहाँ पे दोषानुसार क्या बोलते हैं। वातश्लीपद में काला, स्पर्श में रुक्ष, फटा हुआ तथा अत्यंत पीड़ा युक्त होता है। इसमें किसी कारण से के पीड़ाएं उठती हैं, प्रायः ज्वर हो जाता है। पित्त श्लीपद देखने में पीले वर्ण का होता है, स्पर्श में कोमल होता है, उसमें दाह होता है और ज्वर होता है। श्लेष्म श्लीपद देखने में चिकना और श्वेत वर्ण का अथवा पांडु वर्ण का होता है, भारी और स्थिर होता है, ऐसा होता है। और क्या बताते हैं, तो श्लीपद के तीन भेद होते हैं। सुश्रुत संहिता में निदान स्थान में 12 चैप्टर में 10th नंबर का श्लोक है, उसमें वातज पित्तज कफज ये तीन भेद है। माधव निदान में और आगे बता रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, पुरोण भूयिष्ठ, वो माधव निदान का बाद में देखते हैं। इसमें ऐसा बताया हेतुओं में कि बरसात का पानी बहुत दिनों तक ना बहता हुआ हो, बारिश का पानी जमा है, बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने से जिस प्रदेश में दलदल निर्माण होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे आसाम वगैरह में या चेरापूंजी एरिया में, जहाँ पे बहुत बारिश होता है, बहुत, चेरापूंजी में इंडिया का सबसे ज्यादा बारिश पाया जाने वाला चेरापूंजी करके जगह है। तो
उसमें जहां पर पानी बहुत है और दलदल बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रदेश में, या सभी ऋतुओं में ठंडक का प्रमाण ज्यादा होता है, ऐसे प्रदेश में रहने वाले लोगों को श्लीपद यह व्याधि हो जाता है। और कफ प्रकृति और कफ कर आहार विहार से श्लीपद की निर्मित मुख्य कारण है। योग रत्नाकर ने अभिघात एक ऐसा कारण भी बताया है। उसी तरह से संप्राप्ति क्या बताया है? प्रशस्ता वंक्षणो वंक्षोणवादि मदः, कायः कफोल्बणः, दोषा मासस्त्रगाः, पादो कालिनाशित्य कुर्वते, शनैः शनैः घनं शोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 29 अध्याय में 18 और 19 नंबर का श्लोक है। फिर और क्या बता रहे हैं? यह सज्जरो वंक्षणो वंक्षणजो वृषाति श्रोथो निर्णाम पादगतः क्रमेण तश्लीपदम स्यात्, कर कर्ण नेत्र शिश्नोष्ट नाशस्व भी केचिदाहु। इसका मतलब यह है कि कफकर आहार विहार से कफ प्रधान दोष प्रकोपित होकर रस वाहिनियों द्वारा अधोगामी होते हैं, और वंक्षण उरु जानु जंघा पिंडिका इस क्रम से संचित होते हैं। वंक्षण से उत्पन्न होकर क्रमशः अधोभाग अर्थात पैर तक फैलने वाले इस रोग में रक्त दुष्टि होती है। मांस और मेद के आश्रय से शोथ उत्पन्न होता है। यह शोथ घन निबिड़ स्थिर होता है। शुरू में ज्वर मिलता है। ज्वर शीत पूर्वक विसर्गी और रात्रि बली होता है। इस व्याधि का उद्भव रसवाही सिरा, अधिष्ठान रक्त, मांस और मेद तथा संचार वंक्षण से नीचे शरीर के भाग में होता है। इसमें शोथ पैर पर आता है, कहा ऐसा कहा गया है। फिर भी कभी कभी श्लीपद की उत्पत्ति हस्त, कर्ण, नेत्र, होश, नासा, मेड स्थान पर भी होती है, ऐसा सुश्रुत ने स्पष्ट किया है। कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन होता है, कफ का प्रकोप होता है। कफ दोष रस रक्त वाहिनी द्वारा अधोगामी होती है, रक्त की दुष्टि होती है। मांस और मेद के आश्रय से घन निबिड़ और स्थिर शोथ होता है और श्लीपद उत्पन्न होता है। और ये बोल रहे हैं कि त्रीणी अपि एतानी जानिया श्लीपदानी कफोशयात गुरुत्वंच महत्वंच यस्मान नास्ति कफम विना। मतलब श्लीपद के वातज, पित्तज, कफज ऐसे प्रकार किए जाते हैं, फिर भी कफाधिक के कारण श्लीपद की उत्पत्ति असंभव है। मतलब कफ का इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि गौरव, स्थिरत्व और वृद्धि ये लक्षण कफ के बिना नहीं हो सकते हैं। केवल कफज वातानुबंधी, पित्तानुबंधी ऐसा प्रकार भी होते हैं, ऐसा करना होगा। लेकिन श्लीपद में द्वंद्वज टाइप नहीं बताया, वात पित्त, पित्त कफज, वात कफज ऐसा नहीं बताया। और लक्षण में बता रहे हैं कि वातस्लीपज काले रंग का होता है, रुक्ष स्फुटित तो तीव्र वेदना युक्त शोथ होता है, अकारण पीड़ा उत्पन्न हो जाता है, और यह ज्वर इसमें लक्षण आते हैं। फीवर आएगा वातज वाले में। पित्तज जो है वो पीले रंग का या पीताभ दिखेगा। दाह ज्वर लक्षण होते हैं, बर्निंग भी होगा और बुखार रहेगा। शोथ का स्पर्श जो है, स्पर्श जो है वो अन्य श्लीपद की अपेक्षा मृदु होता है, कोमल होता है। कफश श्लीपद या स्निग्ध होता है, श्वेत वर्ण, पांडुवर्ण और गुरु स्थिर होता है। सामान्य चिकित्सा क्या बताइए श्लीपद की? सिरा कफग्नश्च विधि समग्र तत्रेष्यते सर्षप लेपनम च। और वंगसेन में ये चरक चिकित्सा अध्याय 12 में बताया श्लीपद की चिकित्सा। और वंगसेन में लंघन लेपन स्वेद रेचने रक्त मोक्षण प्राय श्लेष्म हरे रुष्ण श्लीपदम समुपाचरित। मतलब श्लीपद के लिए लंघन कराना है, कटु तीक्ष्ण द्रव्य से लेपन कराना है, स्वेदन कराना है, विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण, अन्य कफग्न उष्ण गुणात्मक उपचार करना चाहिए। श्लीपद की शिरादुष्टि और कफ प्रधानता का विचार करते हुए ये उपचार उपयुक्त है। स्त्रोत शोधन लेपन यह व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा है। स्वेदन में उपनाह स्वेद, ताप स्वेद का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। फिर औषधि द्रव्य में शिलाजतु, गुग्गुल, गोमूत्र, हरितकी, गुडुचि, करवीर, करंज, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, एरंड, शिग्रु, वरुण, पुनर्नवा, दशमूल, देवदार, चित्रक, सरसों, धतूर और निर्गुंडी आदि का उपयोग किया जाता है। कल्पों में आरोग्य वर्धिनी वटी का प्रयोग किया जाता है श्लीपद के लिए। चतुर्भुज कल्प, त्रिभुवन कीर्तिरस, गोमूत्र हरित की, भलातक अनेक कल्प, श्लीपदारी क्वात, नित्यानंद रस ये कल्प महत्वपूर्ण है। इनमें से नित्यानंद रस अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। लेपन के लिए जो अन्य कल्प उपयोग में लाए जाते हैं उसमें जित साया नाम की वनस्पति, कुकुट नखी नाम की वनस्पति, इनका लेप अधिक लाभदायी है। कुकुट नखी का अभ्यंतर उपयोग भी अच्छा होता है। कुकुट नखी घिस कर तैयार होने वाला घन 1 चम्मच और कुकुट नखी गुगुल 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेना आवश्यक होता है। और विशेष चिकित्सा बताइए वातश्लीपद में। निघंटु रत्नाकर में बोला है कि वातश्लीपद के लिए स्नेहन, स्वेदन,
वातज्ञ उपनाह, गुल्फ प्रदेश में के ऊपर 4 अंगुल के स्थान पर सिरावेद के द्वारा रक्त मोक्षण करना महत्व के उपचार है। मतलब गुल्फ प्रदेश जो होता है ना, उसके 4 अंगुल ऊपर सिरावेद मतलब स्काल्पेल लगा के गंदा खून निकालना है। गोमूत्र एरंड के साथ दिया जाता है। गोमूत्र लीजिए और एरंड तेल को मिक्स करके देते हैं। चतुर्भुज कल्प, नित्यानंद रस, श्लीपदारिक वात का उपयोग वातज श्लीपद में होता है। पित्त श्लीपद में बताया कि गुल्फ के नीचे सिरा से रक्त मोक्षण करना है, सभी प्रकार की पित्तग्न चिकित्सा करना है। पित्तज और विसर्ग की चिकित्सा इस प्रकार में उपयुक्त होगी। मंजिष्ठा का कांजी में मर्दन करके लेप करना लाभदायी होता है। कफश लिपत के लिए बता रहे हैं कि वृद्ध दारू के योग, भल्लातक का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। आरोग्य वर्धनी बटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुगुल, कुकुट नकी गुगुल, जित साया पोटली, नित्यानंद रस, इनका उपयोग किया जाता है। पथ्या पथ्य में जीर्णशाली षष्टिक चावल, यव, कुलथ, परवल, लहसुन, शिग्रू, करेला और पुनर्नवा विशेष पथ्यकर होते हैं। स्नेह रहित जांगल मासरस उपयुक्त होता है। स्नेह रहित इसलिए कि कफ न बढ़े। और अपथ्य में पिष्टमय पदार्थ नहीं देना है, या फिर दूध और तजन्य पदार्थ नहीं देना है, गुड़ नहीं देना है, आनुप मांस, मधुर अम्ल रसादि द्रव्य, पिच्छिल गुरु अभिसंधि पदार्थ नहीं देना है। विंध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां और सिंधु नदी का जल और आनु प्रदेश में रहना श्लीपद के लिए अपथ्यकर होता है। जिसको श्लीपद हो गया है, उनको वो विंध्य प्रदेश के रहने वाली नदियां जो है वहां से हटा देने चाहिए, या सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वहां से हटा के मध्य भारत में लाए या दक्षिण भारत में लाए। तो वो स्थान परिवर्तन भी एक चिकित्सा बताई जाती है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आप लोगों ने श्रीपद व्याधि के पेशेंट देखे हैं? कंचन मैडम आपने देखे हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ जी मैम प्रणाम। सर देखिए सर, और काफी अच्छे से मतलब मेरा जो है कभी लास्ट ईयर एक पेशेंट चल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी भी तब बीमार थी तो मैंने वहां से छोड़ दिया था, तो उसका डिसकंटिन्यू हो गया सर। पर वो पेशेंट मैंने उसको 4 महीने ट्रीट किया करीब करीब। उसको सेम वैसे ही मतलब आप जैसे बोल रहे हो तो मैं कफज बोलूंगी उसे, कफज स्लीपर था। तो उसे पूरे पैर में जैसे पूरा पैर उसका एक वन साइड का लेफ्ट साइड का पूरा बिल्कुल एकदम ऐसे फूला हुआ था। और बहुत हार्ड था। वो बोलता था मुझे चलने में भी परेशानी होती है, ये बहुत भारी लगता है। उसे थोड़ा इचिंग भी होता था वहां पे। पर जैसे आप बोले ना अभी कि स्निग्ध होता है बहुत ज्यादा, तो वैसे ही था सर। उसमें कोई मतलब कृष्ण वर्ण नहीं आया था और उसको ड्राइनेस नहीं था, बाहरीपन था। तो उसे सर मैंने ना केशर गुगुल, कांचनार गुगुल, रुद्धिवादिकावटी, नित्यानंद रस, और जैसे विद्यकर्मा मतलब रक्त मोक्षण ही एक है विद्य मतलब, तो गुल्फ के ऊपर 4 अंगुली लैटरली मैंने किया था और एक क्षिप्र का भी पॉइंट लिया था। सर उसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था 3 महीने में। जो पेशेंट मतलब चप्पल भी नहीं पहन पा रहा था, वो बूट पहन के आना स्टार्ट किया था उसने 3 महीने के बाद। वो मुझे आके बताता भी है कि मैंने करीब करीब 2 साल से मुझे ढंग से चप्पल भी नहीं पहनने हो रही थी, आज मैंने बूट नया खरीदा है और मैं पहन रहा हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा था कि मुझे लगा कि मैं इसको पूरा ठीक कर पाऊंगी। और जैसे कि मेडिसिन के साथ साथ जैसे बोला गया है ना रक्त मोक्षण का, सच में रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें मैंने ना सशर्प का लेप भी लगाने के लिए बोला था, वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा था। और आपने जैसे अभी बोला कि ये मोस्ट ऑफ जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां के ही पेशेंट होते हैं, और सच में वो यूपी साइड का पेशेंट था और वहां पे नदी नाले बहुत थे वो साइड में। और वो खुद ही बोलता था कि हमारे गांव में बहुत सारे पेशेंट है इसके और कोई ठीक नहीं होता है। और ये मुंबई साइड आता जाता रहता था मतलब काम करने के हिसाब से, और करीब था लेबर वर्क काम करता था यहाँ पे मुंबई में। 2 महीने यहाँ पे रहा, फिर गाँव गया, ऐसे ऐसे टाइप का पेशेंट था वो। और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था सर आयुर्वेद से। और मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी, पर मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। और मैंने 2000 करीब करीब 10 में एक पेशेंट देखा था फीमेल। उसके तो दोनों पैर श्लीपद से मतलब ये डिसीज दोनों साइड साइड था सर, बायलेटरल था बिल्कुल। मतलब इतने मोटे हो गए थे कि वो पेशेंट को चलना भी मुश्किल। मतलब मुझे लग रहा था उसका अपर बॉडी जो था उससे डबल उसके दोनों पैर थे, उसको चलना भी मुश्किल। तो जैसे तैसे उसका बेटा उसको लेके आया था, पता नहीं मुझे कि कैसे चली होगी वो औरत, कार से उतरना सब जगह पे उसको तकलीफ।
उन्होंने कुछ तो भी, एलोपैथ ने उनको स्टॉकिंग्स दे के रखे थे कि एटलीस्ट वो थोड़े से दबे रहे पैर, क्योंकि एक दूसरे को लगे वो चल भी नहीं पा रही थी। इतने मोटे पैर तो मैंने पहली बार ही देखा था सर। और उन्होंने आके ही मैंने पहले, मुझे तो पहले देख के ही लगा कि ये स्लीपर है या नहीं है, पर वो उन्होंने पूरा डायग्नोसिस करके लेके आए थे। एलोपैथ ने उनका फाइलेरिया का टेस्ट वगैरह भी किया था, तो वो पॉजिटिव था सर। और वो पेशेंट फिर बाद में मैंने नहीं देखा, एक ही बार मैंने उनको देखा, फिर एक बार के बाद उसको नहीं देखा। एक फीमेल थी, जो कि आप वातज जैसे बोल रहे हो कि बिल्कुल जैसे हत्ती, जैसे कि हत्ती की चमड़ी कैसे होती है ना, वैसे एक्चुअली पेशेंट गोरी थी, पर वो पैर पूरा काला पड़ा हुआ था, और बिल्कुल चमड़ी जैसे मोटी जो हो गई थी ना, कि जैसे हाथी के पैर के। तो वो पेशेंट मैंने करीब करीब 4-5 महीने ट्रीट किया था। पर मैंने तब रक्त मोक्षण वगैरह भी नहीं किया था, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि मैं उसको पूरा ठीक कर पाऊँ। पर उसको मैंने जो एक नॉर्मल मेडिसिन है वो चला दी थी हमारी। तो उसको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था, इतना अच्छा रिजल्ट मैंने नहीं देखा सर। और एक पेशेंट देखा, उसको मैं नहीं ठीक कर पाई, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही पर उसके पैर में ना कालापन था, पर ऐसे जैसे बोलते हैं ना, चींटी घर कैसे बनाती है ना मिट्टी में, उस टाइप के उभरे हुए, ऐसे ऐसे लगता था कि छोटे छोटे घर है चींटियों के, ऐसे ऐसे था। पर वो उस पे मैंने सशर्प का लेप जब दिया था ना सर, तो उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा था कि वो काफी हद तक साफ होना स्टार्ट हो गए थे। पर वो पूरा पैर उसका ठीक नहीं कर पाई मैं सर। जी सर। हाँ, मैंने भी बहुत सारे पेशेंट देखे हैं श्लीपत के, तो मैंने उनमें सिरावेद भी किया है, जलौका भी लगाया है, सरसप का लेप भी लगाया है। कुछ लोगों को कफज था तो भल्लातक का सेवन कराया है, और श्लीपदारी रस और नित्यानंद रस, आरोग्यवर्धिनी बटी, ये सब दिया है। और कफग्न चिकित्सा किया है बहुत सारे पेशेंट को, जैसे पंचकोल है, त्रिकटु है, चित्रकादि बटी है, लशुनादि बटी है। और तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और आयुर्वेद से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे श्लीपद की असाध्यता बताइए कि वल्मकमिव संजातम कंटकय रूपचीयते, अब अब्दात्मक महत्तच वर्जनीयम विशेषता। जो श्लीपद वल्मिक या सर्पों के रहने के स्थान के समान बहुत शिखाकार होता है, बहुत सारी ग्रंथियां निकल जाती है, स्रोत बहुत बड़ा होता है, और यह 1 वर्ष से या अधिक पुराना हो गया है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य होता है। इसी तरह से क्या बता रहे हैं कि श्लीपद ने कफ का प्राधान्य, त्रिण्यप्येतानि जानीयाश्ली पदानि कफोश्रयात्, गुरुत्वम च महत्वम च यस्मान्नास्ति कफम विना। वातज पित्तज कफज, ये तीनों श्लीपद कफ के अधिकता से ही होते हैं। वातज पित्तज है, लेकिन विपदेशन तो भूयस्ता से कफ का ही मेन है, क्योंकि गुरुता और महत्ता कफ के बिना नहीं होती है। और विशेषकर अनुप्रदेश में श्लीपद होता है, मतलब पुराणोदक का भूयिष्ठा सर्वतुषु च शीतला, ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषता। जिन देशों में हमेशा पानी भरा रहता है और जो देश सब ऋतुओं में शीतल रहते हैं, वहां के रहने वाले मनुष्यों में श्लीपद रोग विशेषकर होता है। अन्य असाध्य लक्षण कह रहे हैं, यश श्लेष्मला आहार विहार जातम पुंसा प्रकृति आपी कपात्मकस्य मत्युन्नतम सर्वलिंगम सकंडूरम श्लेषमुतम विवर्ज्यम। मतलब जो मनुष्य कफ बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करता है, जैसे दही का सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है, दिन में सो रहा है, फ्रिज के पदार्थ ज्यादा खा रहा है, बासी पदार्थ खा रहा है, मिल्क शेक पी रहा है, मतलब मिक्स जैसे कि एक बनाना लिया और उसमें दूध डाल के और वो बनाना शेक पी लिया, फ्रूट और भी फ्रूट का शेक पी रहा है, स्वभावतः कफात्मक प्रकृति का है, उसका श्लीपद अधिक स्राव युक्त होता है, और जिस दोष के कारण श्लीपद की उत्पत्ति हुई है उसके सब लक्षण बहुत प्रकट हो जाते हैं। खुजली बहुत होती है, कफ युक्त होती है, उसकी औषधि नहीं करनी चाहिए, वह असाध्य होता है। औषधि करें लेकिन हम ऐसा कंसर्न लेके करें कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसा श्लीपद के बारे में बताया है। और वल्मीक के समान दिखने वाला अनेक कंटकों से युक्त 1 साल से पुराना और बहुत बड़ा हुआ श्लीपद असाध्य होता है। कफ प्रकृति वाले को होता है, कफ कर आहार विहार से उत्पन्न हुआ अधिक उन्नत सभी दोषों के लक्षण जिसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और कंडी युक्त और कफ बहुत जिसमें बहुत है, वह श्लीपद असाध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं कि श्लीपद के असाध्य लक्षण लिखते हैं, जो श्लीपद वल्मीक के समान हो गया है और जिसके चारों ओर कंटकाकार अंकुर उत्पन्न हो गए हो, जो 1 वर्ष से भी अधिक दिन का हो गया हो, और जो सूज होकर बड़ा हाथी के पांव के समान हो गया हो, ऐसा श्लीपद विशेष
वर्जनीय या असाध्य होता है। श्लीपद में कफ दोष की विशेष प्रधानता होती है, और इसमें बोल रहे हैं कि यह कफ का अनुबंध ज्यादा होता है। और ये बोल रहे हैं कि वात और पित्त होते हैं वो गौण होते हैं, मतलब वो सेकेंडरी होते हैं। गुरुत्व और महत्व, मतलब गुरुता मतलब भारीपन होता है, और विशालता जो रहता है वो कफ के बिना नहीं हो सकता है। और बोल रहे हैं कि जिन प्रांतों में पानी का सड़ाव ज्यादा होता है, पानी सड़ रहा है और पानी पानी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जो प्रांत बहुत शीतल रहते हैं, और आनुप प्रदेश में जहाँ पे पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं होता है, वो वर्षा का जल बड़े बड़े गड्ढों में या पोखरों में सड़ता रहता है, सड़ा हुआ पानी रहता है। जल के आधिक्य से वहां पे वो किसी न किसी तरह से पिया जा रहा है, शरीर में जा रहा है, ठंडक बहुत है, शीतल बहुत है। ऐसे ऐसे श्लीपद वहां पे ज्यादा होते हैं। और बोल रहे हैं कि श्लीपद जो रहता है वह एक प्रकार मॉडर्न भाषा में बताया जाता है कि एक बारीक कृमि होता है, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच तक हो जाती है। और जो फीमेल कृमि होती है उसकी लंबाई नर कृमि से तकरीबन आधी होती है। यह कृमि लसिका ग्रंथु या लसिका वाहिनियों में रुक जाते हैं और वहां शोथ उत्पन्न कर देते हैं। कृमि के वजह से ऐसा बताया गया है मॉडर्न साइंस में। और ज्वर भी उत्पन्न होता है, कुछ दिन रहकर ज्वर हट जाता है, फिर कुछ दिन बाद हो जाता है, शोथ भी बढ़ता जाता है। और यह क्रम चलता रहता है। अंत में लसिका वाहिनियों का मार्ग शोथ से बिल्कुल रुक जाता है, और अंत में रक्त वाहिनी संचित होकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं, और इस शोथ को श्लीपत कहते हैं। इसका माध्यम में एक तरह का एक मछली है, क्यूलेक्स फ्रॉक्टिगास। हमारे भारत में रोग प्रसार का साधन यही है। मादा कृमि जो है सहस्त्रों लार्वा देती है, जो रक्त में घूमते रहते हैं। दिन में फुफ्फुस या बड़ी रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं, और जो जो रात शुरू होती है वो बाह्य त्वचा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक मध्य रात्रि में एक बूंद रक्त में 300 से 600 संख्या में पाए जाते हैं, जो लार्वा होता है। और इसके बाद ये घटने आरंभ होते हैं, और प्रातः होते होते बहुत कम हो जाते हैं, फिर ये फुफ्फुस रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। और यह मनुष्य को जब मछली काटती है, ये मछली से होता है। मछली जब काटती है तब उसके मछली की शुंडी द्वारा उसके आमाशय में पहुंचकर एक आवरण हो जाता है, और आमाशय में पहुंचकर फट जाता है। तब ये वृद्धि होता है, शुंडा में पहुंच जाते हैं, और फिर ये किसी को भी काटेगी तो उसके रक्त में मिल जाते हैं। और दूसरा है कि इसके कृमि जो है रक्त में संचार करते हैं, तब कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन ये लसिका ग्रंथि जो लिम्फ ग्लैंड है उसमें जाके वो सर्कुलेट होती है, और ज्वर शोथ आदि उपद्रव होते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़कर श्लीपत का रूप धारण करते हैं। भारत में प्रायः पांव और अंडकोशों में, कभी कभी स्तनों में, ब्रेस्ट में होता है, और भगोष्ठ में, मतलब पूरा जो नीचे का भाग जो रहता है वहां पे हो जाता है, टेस्टिकल्स में हो जाता है, या फिर वजाइना में हो जाता है, श्लीपत देखा जाता है। और दूसरा बता रहे हैं कि अम, श्लीपत को अर्वाचीन भाषा में फालियारेसिस या एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। इसका उत्पादक कारण फाइलेरिया ब्रैनकॉफ्टी नामक कृमि होता है। यह कृमि पारदर्शक और श्वेत वर्ण के होते हैं। क्यूलेक्स फेटिगेंस नामक मच्छर द्वारा, कोई मच्छर बोल रहे हैं, कोई मच्छरी बोलते हैं, मच्छरी मतलब फीमेल जो मच्छर होती है उसके द्वारा कृमि का प्रसार होता है। मतलब एक तरह की मॉस्किटो मॉस्किटो के होता है, मछली नहीं, मॉस्किटो की वजह से होता है। आनुपदेश और दलदल के स्थान पर ये ज्यादा होता है। कृमि रुग्ण के लसिका वाहिनियों लिम्फेटिक्स में वास्तव्य करता है। स्त्री कृमि की ओर से अनेक वर्षों तक माइक्रोफैलेरिया उत्पन्न होते हैं। इन कृमियों की विशेषता यह है कि ये कृमि दिन में परिसरीय रक्त में नहीं मिलते हैं। दिन ढलते समय पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रक्त में आना शुरू होता है, और मध्य रात्रि तक वहां की संख्या अधिक होती है। रक्त के एक बिंदु में 300 से 600 तक माइक्रोफाइलेरिया दिखाई देते हैं। इसलिए इस रोग के निदान में रक्त रात में लेना चाहिए। ब्लड सैंपल रात को लेके चेक करना चाहिए। मध्य रात्रि के समय परिसर रक्त में कृमि का प्रमाण कम होने लगता है, और सुबह तक वह पेरिफेरल ब्लड वेसल में पूर्णतः निकल जाते हैं, और वो लंग्स में चला जाता है। ऐसे समय आभ्यंतरीय शरीर लंग्स में, हृदय में, वृक्क में, लसिका वाहिनियों में कृमि रहते हैं। और इस कृमि को निशाचर नॉक्टर्नल कहते हैं। रात का जब शुरुआत हो रहा है तब ये कृमि ज्यादातर पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आते हैं। इनका वेग रात्रि में आता है। ज्वर भी रात्रि में आता है। कृमि के कारण रस वाहिनी का अवरोध होने से त्वचा पर शोथ आता है। सबसे अधिक परिणाम पैर में और वृषण भाग में आता है। कभी कभी हस्त में,
कर्ण, नासिका, होंठ और उपस्थ प्रदेश में आता है। शुरू में ज्वर होता है, तीव्र पीड़ा भी होती है, और कुछ समय के बाद ज्वर और पीड़ा कम होती है। शोथ बहुत दिन तक रहता है। शोथ घन और कठिन स्वरूप का होता है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोगों ने श्लीपद पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं कोई। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा। अभी मैंने ये अध्याय कंप्लीट कर दिया है। मेरे घर में कुछ ना कंस्ट्रक्शन का काम करना है, छत ना पानी के वजह से वो हो रहा है, क्रैक हो रहा है। तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए मैं 7 बजे का लेक्चर सुबह का और शाम के लेक्चर्स नहीं कर पाऊंगा कुछ दिन तक, क्योंकि सब काम कराना है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रोज 6 बजे ही लेक्चर होगा माधव निदान का। बाकी और 3 लेक्चर्स कुछ दिन नहीं होंगे। जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद मैं करवा सकता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। अब हम कल मिलेंगे सुबह 6 बजे। आज शाम के कोई लेक्चर नहीं होगा। ठीक है। और 7 बजे भी कोई लेक्चर अभी नहीं होगा। तो मुझे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।